नमस्कार बच्चों, आज बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल के बारे में। इससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 2, क्योंकि एग्जाम्पल 1 को हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, वहां आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है एंटी डेरिवेटिव निकालने में तो वहां चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स के बारे में। ठीक है, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि हमें एग्जांपल 2 का पहला पार्ट दे रखा है एक्स की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए किस रैशनल फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर ये डिवाइड में इस तरह से दे रखा है तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग इस तरह से कर लेंगे। एक्स क्यूब के अपॉन में अलग कर लेंगे एक्स स्क्वायर को, और 1 के अपॉन में हम अलग कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। यहां तक करने के बाद अब हमें क्या करना है, देखिए जब बेस सेम होते हैं, बेस सेम, देखिए एक्स ये है एक्स ये है, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो भाई ये वाली पावर, ये 3 पावर है, ये 2 पावर है, तो क्या पावर बचेगी, ऊपर 1 बचेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, इतना तो आना चाहिए आपको। ठीक है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। डिवाइड में है ना, इसलिए माइनस हो जाएंगी। ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, पावर इसकी क्या हो जाएगी, ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, बताया था पहले, एक्स रेज टू पावर एन का, और वो क्या होता है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 और एन प्लस में 1। और मैंने कल बताया था आपको कि जो पावर आपकी नेगेटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी पावर में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इतने से क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, 2 नीचे, ऐसे यहाँ एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा ना, और नीचे भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और प्लस में क्या लगाएंगे आप, सी। ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, मतलब इंटीग्रेशन हो गया। तो आगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस का 1 है, इससे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये पावर माइनस की दे रखी, माइनस 1 दे रखा है, तो इसको हम 1 अपॉन में एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस में सी, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, आगे इसका सेकंड पार्ट है, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, तो हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे, ये लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 2/3 dx, इसका तो अलग कर लेंगे, प्लस करके 1 के साथ इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमें फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला ही। ठीक है, तो मैंने बताया था कि n कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 2/3। अब इसमें हम एक प्लस करेंगे 2/3 में। ठीक है, और इतने से क्या कर देंगे, हम इसमें डिवाइड कर देंगे, 2/3 प्लस 1। बात समझ में आई। और इसके साथ अब 1 दे रखा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, और प्लस में क्या लगा देंगे, c। बताया था 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। 1 का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या होगा, x, जिसके रेस्पेक्ट करते हैं, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x आएगा। अगर हम 1 का इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y प्लस में c आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये एक्स रेज टू पावर 5/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5/3। इसको सॉल्व कर लीजिए आप एलसीएम लेकर के, तो नीचे भी कितना आएगा, 5/3 आ जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, आपने एलसीएम लेने के बाद आपके पास 5/3 आ जाएगा, नीचे अपॉन में कितना लिखेंगे आप, 5/3। इसके बाद इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू 3/5 हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्स रेज टू पावर क्या रहेगा, 5/3, और प्लस में क्या रहेगा आपका एक्स, और प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर हो।
समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रल्स करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे इसका थर्ड पार्ट दे रखा है, इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर 3/2 प्लस 2 ई रेस टू पावर एक्स माइनस 1/x दे रखा है। ठीक है डीएक्स, इसका हमें इंटीग्रल करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो एक्स रेस टू पावर 3/2 dx, ठीक है, फिर प्लस 2, ये 2 बाहर ले लेंगे, ई रेस टू पावर एक्स dx, ठीक है, और ये माइनस 1/x और ये आपका dx। ठीक है, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें तो कौन सा फार्मूला लगेगा हमारा, इस वाले में लगेगा एक्स रेस टू पावर एन, एन वाला, एक्स रेस टू पावर एन वाला। ठीक है, जो कि क्या होता है एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1 और प्लस में सी। और इसमें कौन सा लगेगा, ई की एक्स वाला। ठीक है, ई की एक्स प्लस में सी। और भाई इसमें कौन सा लगेगा, 1/x वाला, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं। तो इसका क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस में सी होता है ना, बताया है। चलिए लगाते हैं, इसमें लगाएंगे ये वाला फार्मूला कि एक्स टू पावर क्या है 3/2 है, तो मैंने बताया था एन कुछ भी हो सकता है। तो इसमें आप एक प्लस करेंगे तो 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, इतने से ही आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, प्लस 2 ई रेस टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, यही आता है, ई की पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन बता रखा है, लॉग मॉड एक्स होता है, तो क्या लिखेंगे, लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। ठीक है, आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2, प्लस में क्या हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स, और ये आपका लॉग मॉड एक्स प्लस में सी। ठीक है, अब ये अपॉन में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, और ये आपके एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगी, 5/2 रहेगी। ये 2 ई रेस टू पावर एक्स, ये माइनस में लॉग मॉड एक्स प्लस में सी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं अगर आपको फार्मूले याद हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है, आगे है एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। तो देखिए इसके लिए हमें इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, साइन एक्स डी एक्स, ऐसे इसको कर लेंगे कॉस एक्स डी एक्स। तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना, और कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस में सी लगा देंगे, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, थर्ड का सेकंड पार्ट है कोसिकेंट एक्स, ब्रैकेट में दे रखा है कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, हमें इसका इंटीग्रल करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर जो वैल्यू दे रखी है इसके अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं इसमें मल्टीप्लाई। अगर इसमें मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स लिखेंगे यहाँ पर, फिर इंट्री प्लस, फिर इसको अलग कर लेंगे कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब हमें फार्मूले याद होने चाहिए, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है ना, माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स होता है। तो ये लगा दीजिए इसमें। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट एक्स हो जाएगा, है ना, पता होना चाहिए। और इसका क्या होता है, माइनस के कोसिकेंट एक्स होता है। ठीक है, प्लस सी। बात समझ में आई। तो ये माइनस के कॉट एक्स, इस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे आपके कोसिकेंट एक्स प्लस में सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसको करेंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
थर्ड का थर्ड पार्ट है, तो हमें दे रखा है 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो हम क्या करेंगे इसको, भाई 1 माइनस में साइन एक्स दे रखा है, अपॉन में दे रखा है, तो इसको सेपरेट कर लेंगे आप, तभी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 के अपॉन में अलग कर लेंगे इसको, कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है, और साइन के अपॉन में अलग कर लेंगे। ठीक है, dx। बात समझ में आई? इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। अब सेपरेट करने के बाद क्या करना है आपको, इन दोनों का अलग अलग आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे, और फिर साइन के बटे में ये दे रखा है, इसको अलग कर लेंगे आप, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक है, अब ये साइन एक्स है, ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या कर लेंगे हम, इसको कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, 1 अपॉन में कॉस एक्स लिख ले, एक पावर अलग कर ली, और एक हमने साइन के अपॉन में कर ली। ऐसे इसको ब्रेक कर लेंगे आप, कॉस स्क्वायर एक्स को। ठीक है, क्यों किया है, देखिए, क्योंकि जो 1 अपॉन कॉस होता है वो सीकेंट एक्स होता है, सेक एक्स होता है, और जो साइन बटे कॉस होता है वो आपका टेन होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो भाई ये वाला 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस सीकेंट होता है, कॉस स्क्वायर दे रखा है तो सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा dx। ठीक है, माइनस इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा आपका, सीकेंट एक्स हो जाएगा, और साइन बटे कॉस क्या होता है आपका, टेन हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? अब आपको इंटीग्रल के फार्मूले पता होना चाहिए, मतलब सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है। क्या होता है, टेन एक्स। और सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है। ठीक है, ये बताए हुए हैं और आपकी बुक में स्टार्टिंग में दे भी रखे हैं, और मैंने इंट्रोडक्शन में बताए भी हुए हैं कि सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स होता है, और सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है, प्लस में सी। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई, हमें एफ एक्स दे रखा है 4x क्यूब माइनस 6 वेयर एफ 0 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो हमें इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव, जहां पर हमें f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें ये 4x क्यूब दे रखा है। अब ये पता होना चाहिए हमें कि ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो देखिए x की पावर 4 का जो डेरिवेटिव होता है वो 4x के क्यूब होता है, होता है, होता है ना, x की पावर 4 का डेरिवेटिव। तो हम इसका इंटीग्रेटर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, x की 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव देखिए ये होगा, और यह 6 कैसे आया होगा, 6x रहा होगा, और प्लस में क्या लिख सकते हो आप, c कांस्टेंट, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बराबर में क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 4x क्यूब माइनस में 6। अब आप इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, यही आएगा, x की 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x की क्यूब आएगा, 6x का क्या होगा, 6 होगा, और c कैसा है, कांस्टेंट, c का क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आया? तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ये होगा, इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ये होगा। तो हम लिख देंगे देयरफॉर द, समझ में आ गई होगी बात, एंटी डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें इनके बारे में पता होना जरूरी है। एफ इज गिवन बाई, तो क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स कितना आ गया हमारे पास, ये एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x प्लस में c। बात समझ में आई? अब हमें f0 की वैल्यू दे रखी है 3। ठीक है, मतलब f0 मतलब क्या, ये x क्या है, ये x की वैल्यू 0 हमारे पास। तो जहां हमें इसको नंबर 1 मान लेते हैं, इसमें रखेंगे आप, जहां हमें x दे रखा है 0 लिख देंगे।
जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये क्या बचेगा हमारे पास, सी बचेगा। और एफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3। एफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। इसको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रख देंगे, फर्स्ट ये है हमारे पास। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स इज टू पावर 4 माइनस 6x, और सी की जगह क्या लिख देंगे आप, 3। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखिए, हमें किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए उसका डेरिवेटिव पता होना जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमें 4x³ के बारे में पता है, 4x³ किसका डेरिवेटिव रहा होगा, x की 4 का। 6 कब आएगा, जब 6x होगा। सी कांस्टेंट आप लगा सकते हो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव पता ही आपको 0 होता है। तो जैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया तो ये आ गया। तो हमें ये पता लग गया कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा। इसी का पूछा था इसने हमसे। तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ, ये हुआ। तो हम लिख सकते हैं देयर फॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स बराबर एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस 6x प्लस में सी आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब हमें एफ जीरो बराबर 3 दे रखा है, तो एफ जीरो की वैल्यू 3। तो जहां हमें x दे रखा है वहां हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो 0 0 हो जाएगा ये भी, और प्लस में सी। देखिए चेक करिए, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3। 3 क्यों मिलेगी, क्योंकि एफ जीरो की वैल्यू 3 दे रखी है। इस ये वैल्यू सी की आई है, इसको उठा करके आप फर्स्ट में रख देंगे। तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 6x, सी की जगह क्या लिख देंगे, 3। तो ये क्या निकल आया इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। बात समझ में आई? तो ये आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।